गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की द्वितीय पुस्तक है मंदाकिनी का पाठ है भौर का तारा। भौर का तारा नामक एकांकी है और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और नए सिलेबस के अनुसार है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन साथियों से, उन विद्यार्थियों से, उन मित्रों से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भौर का तारा एकांकी जो जगदीश चंद्र माथुर की है, उस पाठ के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दया सज्जनता को क्या माना है? भूषण है, मूल्य है, उपहार है, रूप है। दया सज्जनता का भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री है। क्या है? छाया के अनुसार पत्नी, कविता, माता, देवी। तो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त साम्राज्य में कौन सा संकट उपस्थित हो गया? अकाल का, बाढ़ का, तोरमान के आक्रमण का, गृह युद्ध का। तो गुप्त साम्राज्य में संकट उत्पन्न हो गया था तोरमान के आक्रमण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरात्मक एकांकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? एकांकी भौर का तारा में वर्णित गुप्त साम्राज्य के शासक सम्राट स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवदत्त कौन था? एकांकी के आरंभ में सम्राट स्कंदगुप्त का मंत्री, बाद में तक्षशिला का क्षत्रप और छाया का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव ने शेखर को तक्षशिला से आकर क्या सूचना दी? माधव ने शेखर को बताया कि देश और गुप्त साम्राज्य संकट में है और देवदत्त शहीद हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तोरमान कौन था? तोरमान हूणों का सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरात्मक है, शेखर ने अपने जीवन की कौन सी दो साधनाएं बताई थी? शेखर ने कविता और अपनी प्रेयसी छाया को अपने जीवन की दो साधनाएं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, शेखर को राजकवि क्यों बनाया गया? उत्तर इस प्रकार होगा, किसी उत्सव के अवसर पर छाया के मुख से मधुर गीत सुनकर सम्राट स्कंदगुप्त मंत्रमुग्ध हो गए। उनके द्वारा गीत के रचनाकार का नाम पूछे जाने पर छाया ने उन्हें शेखर का नाम बताया और उसे राजकवि बनाने की बात कही। छाया की बात मानकर और उसके द्वारा रचित गीत से प्रसन्न होकर सम्राट द्वारा शेखर को राजकवि बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर छाया को कौन सा भेद बताता है? शेखर छाया को उसके द्वारा उन दोनों के प्रेम का प्रतीक भौर का तारा कृति है के पूर्ण होने का भेद बताता है। कौन सी कृति है? भौर का तारा की नाम से कृति है, उनके पूर्ण होने का भेद शेखर छाया को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश तुमसे ये बलिदान मांगता है, क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। आशय यह है, शेखर एक मधुर गान का कवि है, उसकी कविताएं प्रेम और सौंदर्य पर आधारित है, साथ ही उसकी वाणी ओजपूर्ण है जो लोगों पर अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसलिए माधव उससे देश की रक्षा के लिए अपनी कविता का विषय प्रेम के स्थान पर देश प्रेम को बनाकर लोगों को स्वदेश के लिए रक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नात्मक प्रश्न है, एकांकी के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? मतलब भौर का तारा नामक जो एकांकी है, इसमें कौन से पात्र ने आपको प्रभावित सर्वाधिक किया है? सकारण उत्तर लिखो। प्रस्तुत एकांकी भौर का तारा में मुझे शेखर ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। एकांकी के आरंभ में शेखर एक साधारण सा कवि है
जो अपनी प्रेयसी के लिए काव्य रचना करता है उसने अपने काव्य को आर्थिक लाभ का साधन नहीं माना है। अपनी दीन स्थिति के कारण वह छाया से विवाह की उम्मीद नहीं रखता है और सदैव अपनी मर्यादा में रहकर छाया से प्रेम करता है। छाया के द्वारा ही उसे राजकवि का पद दिलवाया जाता है और उन दोनों का विवाह भी हो जाता है। किंतु इससे भी बढ़कर मुझे उनके चरित्र की इस बात से सर्वाधिक प्रभावित किया कि जिस कृति की रचना इसने अपने और छाया के प्रेम के प्रतीक के रूप में की, जिसे वह संभाल कर रखने का छाया को वसन देता है, उसी अमर प्रेम स्मृति भोर का तारा रचना को आग के हवाले कर देता है जब माधव उससे स्वदेश की रक्षा के लिए सहायता मांगने आता है। वह निसंकोच होकर अपने प्रेम के प्रतीक के स्थान पर मातृभूमि को चुनता है और अपनी कविता के माध्यम से जन जन में स्वदेश प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करने चल पड़ता है। नेक्स्ट निम्नात्मक प्रश्न आता है, वास्तव में शेखर ने कवि कर्म का निर्वाह किया। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। हाँ, शेखर ने वास्तव में अपने कवि कर्म का निर्वाह किया है। एक कवि का कर्तव्य होता है कि वह अपने देश, राज्य और राजा के प्रति एकनिष्ठ होकर रचना क्रम करे। उसकी कविताएं समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना विषय धारण करे। कवि ही वह व्यक्ति होता है जो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकता है और उन्हें अपने कर्तव्यों का भान करा सकता है। शेखर भी ऐसा ही कवि है। वह सुख के समय राजा को प्रेमपूर्ण कविताएं सुनाकर प्रसन्न करता है, किंतु जैसे ही उसे अपने देश, राज्य और सम्राट पर आए संकट का पता चलता है तो बिना किसी संकोच के अपने और अपनी पत्नी के प्रेम की स्मृति के रूप में तैयार अपनी रचना भोर का तारा को फाड़कर जला देता है और अपनी कविता के माध्यम से लोगों में स्वदेश और सम्राट के लिए उनके कर्तव्यों का स्मरण कराता है। वह अपनी ओजस्वी स्वर में उन्हें देश रक्षा के लिए प्रेरित करता है। वह युवकों को शस्त्र उठाकर शत्रुओं का सामना करने का जोश जगाता है। इस प्रकार वह स्थिति के अनुसार अपनी कविता का विषय बदलकर अपने कवि कर्म का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोर के तारा नामक जो एकांकी है इसका उद्देश्य क्या है? भोर का तारा एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें निजी प्रेम पर स्वदेश प्रेम के महत्व और स्वदेश के प्रति कर्तव्यों का चित्रण किया गया है। एकांकीकार ने स्वदेश और गुप्त साम्राज्य के रक्षण के परिप्रेक्ष्य में शेखर के व्यक्तित्व, उसके गुणों एवं स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए उसके योगदान को चित्रित किया है। एकांकी में कवि कर्म को उचित ढंग से प्रतिपादित किया गया है। एक कवि का कर्तव्य केवल अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना नहीं होता है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर अपने कवि कर्म द्वारा लोगों में चेतना पैदा करना भी होता है। साथ ही कवि को अपने निजी प्रेम को त्यागने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। एकांकी का नायक शेखर भी अपने और अपनी प्रेयसी व पत्नी के प्रेम की स्मृति के रूप में भोर के तारा से प्रभावित होकर रचना लिखता है जिसे वह राजा को भेंट करना चाहता है। किंतु जब उसे अपने देश और राजा पर आए संकट का पता चलता है वह अपनी इस कृति को आग के हवाले कर देता है और अपनी ओजपूर्ण कविता द्वारा जन चेतना जागृत करने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। उसके द्वारा इस प्रकार अपने प्रेम की स्मृति जला दिए जाने पर उसकी पत्नी छाया उसके मित्र माधव को उसका प्रभात नष्ट करने का दोष देती है, किंतु माधव उसे शेखर के वास्तविक रूप से परिचित कराता हुआ कहता है कि प्रभात अभी होगा और शेखर जो अब तक भोर का तारा था अब प्रभात का सूरज होगा। इस प्रकार एकांकीकार अपने एकांकी के उद्देश्य में सफल होता है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नई नई वीडियो मिलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है, शेखर के घर की स्थिति कैसी थी? शेखर का घर पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बाईं ओर तख्त पर मैली फटी चादर बिछी है, उस पर शौकी लेखन भोजपत्र आदि बिखरे पड़े हैं। घर में एक टीपाई है जिस पर कुछ बर्तन हैं।
घर में बने आंखों में दीपदान और कुछ वस्तुएं रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर किस कार्य में तल्लीन है? शेखर अपनी रचना अर्थात कविता लिखने में तल्लीन है। वह कभी गुनगुनाते हुए टहल रहा है तो कभी तख्त पर बैठ जाता है। वह जो गुनगुना रहा है उसे साथ साथ लिखता भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर जब कविता लिखने में तल्लीन था उस समय उससे मिलने कौन आता है? वह क्या कार्य करता है? शेखर जब कविता लिखने में तल्लीन था उस समय उसका मित्र माधव उससे मिलने आता है। एकांकी के आरंभ में माधव राजा स्कंद गुप्त के दरबार के दरबारी है। बाद में वह देवदत्त के साथ उनका मंत्री बनकर तक्षशिला चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर माधव को भोर के तारे के विषय में क्या बताता है? शेखर माधव को बताता है कि भोर का तारा उस रजनी बाला के गहरे नीले रंग के कपड़ों में रखा सोने का तारा है जिसे पहनकर वह अपने प्रियतम प्रभात से मिलने आई है। जैसे ही वह प्रभात के पास पहुंची तो वह शर्मा कर भागी। तो प्रभात ने अपनी अंगुलियों से उसके नीले वस्त्र का किनारा नीचे खींच लिया। यह वही है भोर का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव शेखर से कविता के विषय में क्या कहता है? माधव शेखर से कहता है कि कविता केवल कोमल हृदय अर्थात कवियों और कोमल मन वालों के लिए है, न कि कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के लिए। उनके संपर्क में आते ही कविता अपनी कोमलता खो देती है और निरस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव के द्वारा ये कहने पर कि राजनीतिज्ञ रात दिन लोगों को उनकी उलझनों से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, इस पर शेखर ने क्या टिप्पणी की? माधव की बात सुनकर शेखर ने उससे कहा, तुम्हारे जैसे राजनीतिज्ञ और मंत्री बड़ी सादगी के साथ ऐसा अभिनय करते हो जैसे गरीबों की उलझनों, युद्ध और संधि की समस्याओं को सुलझा दोगे, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। ये कार्य तो कवि करता है, तुम लोग तो उन्हें मूर्ख बनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव शेखर की टिप्पणी की किस प्रकार अवहेलना करता है? शेखर की टिप्पणी की अवहेलना करता हुआ माधव उससे कहता है कि कवि केवल कल्पना में जीता है और लोगों को भी उसी में जीने की सलाह देता है। वह लोगों को उलझनों से बाहर आने के स्थान पर उन्हें भूलने की सलाह देता है। कवि जीवन को सौंदर्य मानकर सपने में जीता है, जबकि वे उसे कर्तव्य के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर राजपथ पर बैठी भीख मंगिनी का कैसा मानसिक चित्र बनाता है? वह उसे कैसी लगती है? शेखर को एक भीख मंगिनी में एक कविता, लय और कला दिखाई देती है। उसकी गहरी झुर्रियोंदार चेहरा, कांपते हुए हाथ, आंखों के बेबस गड्ढे, झुकी हुई कमर उसका पूरा मानसिक चित्र बना लेता है। उसे वह भीख मंगिनी ऐसी लगती है जैसे किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में डाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव देवी और पुजारी कहकर किनकी ओर संकेत कर रहा है? यह देवी वास्तव में कौन है? उसका शेखर से क्या संबंध है? माधव देवी और पुजारी कहकर छाया और शेखर की ओर संकेत कर रहा है। यह देवी वास्तव में छाया है जो सम्राट स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन है। छाया शेखर की प्रेयसी और प्रेरणा है। छाया को आधार मानकर ही शेखर भोर का तारा नामक रचना लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव शेखर को क्या सूचना देने आया था? यहाँ माधव को शेखर से मिलने आने में क्या प्रयोजन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। माधव शेखर को एक विशेष सूचना देने के प्रयोजन से आया था। वह उसे बताने आया था कि एक युवती द्वारा उत्सव में उसके द्वारा रचित गीत को सुनकर सम्राट स्कंदगुप्त ने मुग्ध होकर उस गीतकार को अपना राजकवि नियुक्त कर लिया है और वह युवती छाया थी और वह कवि और कोई नहीं स्वयं शेखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिलते नहीं हैं। शेखर ने ऐसा क्यों कहा?
इस कथन से शेखर का तात्पर्य छाया और स्वयं से है। छाया सम्राट स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन है और वह एक साधारण कवि, एक मामूली व्यक्ति का मंत्री की बहन से क्या संबंध। अतः जैसे नदी के किनारे एक दूसरे की ओर मुड़ते तो हैं पर मिल नहीं पाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से प्रेम तो कर सकते हैं परंतु उनका विवाह मिलन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर किसकी परवाह करता है, एकांकी के आधार पर लिखिए। शेखर फूल की पकौड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की संध्या में सूरज की किरणों को, अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों की, सुबह का आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारों की परवाह करता है। इनके अतिरिक्त वह अपनी प्रेयसी छाया की भी परवाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव के अनुसार शेखर छाया को कहाँ कहाँ देखता है। माधव के अनुसार शेखर छाया को निम्न स्थानों पर देखता है। पहला है, दिन में वृक्षों के नीचे फैली हुई देखता है। छाया को वह दर्पण में झलकती हुई देखता है। वह उसे सदैव अपने हृदय में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी के दूसरे दृश्य का आरंभ कहाँ से होता है, अथवा शेखर और छाया के नए निवास स्थान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जहाँ से एकांकी का दूसरा दृश्य शुरू होता है। शेखर और छाया उज्जैनी में मंत्री देवदत्त के भवन में रहते हैं। उनका कमरा सजा हुआ है और साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र हैं। कोने में धूपदान रखा हुआ है। सामने तख्त है जिस पर चटाई और लिखने पढ़ने का काम का सामान है। पास ही में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हैं। दूसरी ओर पिंडा और उसके पास एक कलात्मक अंगीठी रखी है। दीवार पर लगी अलंगनी पर धोतियां इत्यादि टंगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाया कैसी स्त्री है, वह क्या कर रही है। छाया सौंदर्य की मूर्ति, संचलता, अलमस्ती, गंभीरता और स्त्री सुलभ भावों के सम्मिश्रण वाली स्त्री है। वह घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर संभाल कर रख जा रही है और साथ ही साथ वह कुछ गुनगुना भी रही है। ठंड में तापने के लिए उसने अंगीठी भी जला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छाया द्वारा गुनगुनाए जाने वाले गीत की पंक्तियां लिखिए। गीत प्यार की क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, समक उठते पत्ते नादान, पवन की परम सलील की लहर, नृत्य में हो जाती लयमान, सूर्य को सुन कोमल पद साप, फूल उठता चिड़ियों का गान, तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण, प्यार की क्या पहचान। इस प्रकार पंक्तियां गुनगुनाती है छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर छाया को किस कहानी सुनाता है। छाया कहानी के पात्रों की पहचान किन रूपों में करती है। शेखर छाया को एक कवि, एक राजा और एक गायिका की कहानी सुनाता है, जिसका गीत सुनकर वह कविता लिखता है और राजा को सुनाता है। छाया शेखर द्वारा सुनाई गई कहानी को कवि की शेखर के रूप में, राजा की सम्राट स्कंदगुप्त के रूप में और उसे गायिका के रूप में, स्वयं के रूप में पहचान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। छाया अपने इस कथन को कैसे स्पष्ट करती है। यहाँ छाया के अनुसार स्त्री पुरुष के जीवन में क्या महत्व रखती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छाया के अनुसार जिस प्रकार कविता पुरुष के सुने मन को प्रसन्न कर देती है, वैसे ही स्त्री भी पुरुष के बोझिल मन को बहलाने का साधन है। जब पुरुष जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए थक जाता है तो वह स्त्री पर अपना सारा प्रेम और अरमान लुटाता है। जैसे उसके जीवन में स्त्री से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है, किंतु जैसे कविता निरस होने पर पुरुष उससे दूर भागता है, वैसे ही स्त्री से ऊब जाने पर वह पुनः अपने कर्मों में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर छाया को क्या दिखाता है कि वह आश्चर्यचकित हो जाती है किंतु कुछ क्षण बाद उदास भी, ऐसा क्यों, लिखिए। शेखर छाया को अपने और उसके प्रेम की स्मृति का परिणाम अपनी कृति भोर का तारा दिखाता है, जिससे देखकर छाया बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह उस कृति के नष्ट होने और चोरी हो जाने के भय से उदास हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब शेखर और छाया अपने सुख की कल्पना से प्रसन्न थे, उसी क्षण उनके घर में कौन प्रवेश करता है, वह उन दोनों को क्या सूचना देता है? अथवा माधव शेखर के पास क्यों आता है, वह छाया और शेखर को क्या सूचना देता है? यहाँ माधव शेखर से क्या सहायता मांगने आया था? उत्तर इस प्रकार होगा, जब शेखर और छाया अपने सुख की कल्पना में प्रसन्न थे, तब भी पसीने से तरबतर और भयभीत माधव उनके घर में प्रवेश करता है। वह उन दोनों को सूचना देता है कि गुप्त साम्राज्य और सम्राट स्कंदगुप्त संकट में हैं। इस समय उनके राज्य और देश को शेखर की ओजपूर्ण वाणी की आवश्यकता है। शेखर ही वह व्यक्ति है जो अपनी कविता से लोगों में चेतना जगाकर उन्हें स्वदेश की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माधव शेखर और छाया को किसकी मृत्यु का समाचार सुनाता है? उन्होंने किस प्रकार वीर गति प्राप्त की? माधव शेखर और छाया को तक्षशिला के नए क्षत्रप और छाया के भाई देवदत्त की मृत्यु का समाचार सुनाता है। देवदत्त ने अपने सैनिकों को हुणों के शगुल से बचाने के लिए स्वयं के प्राण दांव पर लगा दिए थे। हुणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये भौर का तारा नामक एकांकी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो आपको इस वीडियो के प्रश्नोत्तर कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।